छात्रों, कक्षा 9 का भूगोल का तीसरा अध्याय में है अपवाह। अपवाह का मतलब होता है नदियाँ। तो छात्रों, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र को व्याख्या करता है। और भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में जो है छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है और अंततः इसका जो है निकास जो है किसी बड़े जलाशय में चला जाता है अर्थात समुद्र में, जैसे झील या समुद्र या महासागर होता है। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस देश का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। और मानचित्र का अवलोकन करने पर जो है यह पता चलता है कि कोई भी, ये देखिए छात्रों, यह है जल विभाजक। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया गया जल विभाजक जो जालीदार दिखाया गया है। तो छात्रों, ये देखिए भारत में अपवाह तंत्र। तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण जो मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है और इस आधार पर जो है भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है हिमालय की नदियां जो हिमालय से निकलती है और दूसरा जो है प्रायद्वीप की नदियां जो पठारी क्षेत्र में छोटे छोटे पहाड़ों से निकलती है। तो इस प्रकार भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती है। हिमालय की नदियों को जो 12मासी नदी कहा जाता है अर्थात इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है सालों भर। और प्रायद्वीप नदियों में जो सालों भर पानी नहीं रहता है, गर्मी के दिनों में जो है जल से सूख जाती है, जल की कमी हो जाती है और वर्षा के दिनों में भयंकर बाढ़ आ जाता है। तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियां जो है एक दूसरे से भिन्न है और हिमालय की अधिकतर नदियां जो है 12मासी नदियां होती है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम अर्थात बर्फ द्वारा भी जो है जल प्राप्त होती है। और हिमालय की दो मुख्य नदियां जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु नदी जो है भारत के पश्चिम दिशा में बही है, ब्रह्मपुत्र जो है भारत के पूर्वी दिशा में बही है। तो इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। तो इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है और हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है। ये देखिए गार्ज दिखाया गया है, ढलान क्षेत्र जो नदियां खुद अपने आप बनाती है। तो छात्रों, ये देखिए नदी किस तरह बही है। ये देखिए गोखुर झील जो सी आकार का झील बनता है अर्थात गोखुर झील का मतलब होता है गो मन होता है बैल अर्थात गाय का जो पैर का जो खुर होता है उसी प्रकार जो है सी आकार का जो झील बनता है इसे गोखुर झील कहा जाता है। और ये देखिए चित्र में दिखाया गया डेल्टा जो नदियों द्वारा मिट्टी बहा कर लाया जाता है, बहुत बड़ा मैदान का निर्माण करता है, उसे डेल्टा कहते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू का संवहन करती है नदियां और मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां जो है विसर्ग गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में जो है बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। तो अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ जो है मौसमी होती है क्योंकि इसका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है और शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी जो है घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। तो छात्रों, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप की नदियों की लंबाई कम होती है और छिछली होती है, सूखा। फिर भी इनमें से जो कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिमी की तरफ बहती है। तो क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं जो प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो छात्रों, ये देखिए हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं और ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है और किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को जो है नदी तंत्र कहा जाता है।
तो सबसे पहले हम आते हैं सिंधु नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदी। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से निकट तिब्बत में है और पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्का, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र में जो है निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसके बाद यह नदी जो है दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में जो है कराची से पूरब की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो छात्रों, सिंधु नदी का मैदान जो है का ढाल बहुत ही धीमी है और सिंधु द्रोणी एवं 1/3 से कुछ अधिक भाग तक भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये 2900 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से गिना जाता है। इसके बाद दूसरा नदी जो है हिमालय से निकल वो है गंगा नदी, जो हमारे भारत देश में बही है। तो गंगा की मुख्य धारा जो है भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है, अर्थात गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री से हुई है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां जो आकर गंगा में मिलती है। इसमें से कुछ प्रमुख नदियां जो इस प्रकार है: यमुना नदी, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय से गंगोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में जो है मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी हिमालय से निकलती है। तो छात्रों, ये देखिए भारत का मानचित्र में दिखाया गया भारत के कुछ नदियां और झीलों को दिखाया गया है, जो भारत के मैप में एक जाल की तरह बिछा हुआ है। इसमें से जो है सभी नदियों का आप पहचान सकते हैं। और इसके बाद है ये दिखाया गया है चित्र में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ये जो है इससे जो है ये नदी जो दिखाया गया है गंगा नदी है। तो इसके कारण प्रत्येक वर्ष जो है उत्तरी मैदान में कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, क्योंकि जो वर्षा के दिनों में गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जो है जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियाँ जो है जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान भी कर कृषि योग्य भी बना देती है। और प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन नदी जो है ये है और ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में से निकलती है। इसकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। तो याद कीजिए कि ये नदियाँ जो कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। तो बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में और पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी के दो भागों में बांटा गया है, भागीरथी, हुगली नदी जो बंगाल के आसपास में है, हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में मिला है, कलकत्ता में। तो दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में यह नदी जो है मिल जाती है। तो मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसे आकर मिल जाती है गंगा नदी के साथ। और अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का में विलीन हो जाता है। और इस प्रकार जो है इसे जो है पहले मेघना के नाम से जाना जाता था। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में जल वाली एवं बृहत नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा में जो है नाम जो पड़ा है वहाँ सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। तो छात्रों, गंगा नदी की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है। ये आपका जो है ये महत्वपूर्ण एक प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको भूगोल में भी आएगा और विज्ञान में भी आएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो आपको याद रखना होगा कि
कि गंगा नदी की लंबाई जो है वो है 2500 किलोमीटर। तो चित्र द्वारा 3.4 में दिखाया गया है कि गंगा नदी की अफवाह तंत्र को जो है पहचान सकते हैं आप। और अम्बाला नगर, सिंधु तथा गंगा नदी जो है तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन डेल्टा के मैदानी की लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में जो है प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों के अनेक बड़े बड़े विसर्ग भी बन जाती है। विसर्ग का मतलब होता है सर्प आकार का जो टेढ़ा मेढ़ा बहते हुए नदियों की धारा। इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकला है तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों में काफ़ी नज़दीक है। तो इस प्रकार इसकी लंबाई सिंधु से जो है कुछ अधिक है, सिंधु नदी से, परंतु इसका अधिकतर भाग जो है भारत के बाहर में स्थित है। अर्थात यह नदी जो हिमालय के समांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर जो है 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह जो है अंग्रेजी में यू आकार का जो है मोड़ लेती है। तो ये यू आकार का जो मोड़ जो लेती है यह सिंधु नदी है। इस प्रकार जो है आप नक्शा में देख सकते हैं कि भारत के उत्तर साइड में ये जो है बहकर जो है आकर अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम में प्रवेश करती है और ये इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनवाला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे आकर मिलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करता है। तो छात्रों, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के बाहरी भाग में जो बहा है, चीन में उसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है और यहाँ इस नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। तो भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से आकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियाँ जो है द्वीपों का निर्माण करती है। और इस प्रकार कि आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है आपको छात्रों? तो ये प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है, बाढ़ आ जाता है, बहुत से जान माल की हानि होती है। तो उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में भी जो है सिल्ट जो है निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में भी जो है बदलाव लाता है, परिवर्तन लाती है। इसके बाद आते हैं छात्रों प्रायद्वीप नदियाँ जो भारत के पठारी क्षेत्र में बहती है, पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीप नदियाँ जो है भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है जो पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट से निकलकर जो है निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। और प्रायद्वीप भाग को जो है अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी जो है पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की ओर खाड़ी में जाकर गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिम घाट से पश्चिम से बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा तथा तापी नदी जो है दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ये अरब सागर में गिरती है जो ज्वारोन्मुख का निर्माण करती है। और प्रायद्वीप नदियों की अपवादरोनियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसके बाद है प्रायद्वीप नदियों में है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से हुआ है और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती है और समुद्र तक पहुंचने में क्रम में यह जो है नदी बहुत से दर्शनीय स्थानों का भी निर्माण करती है, अर्थात बहुत सारे तीर्थ स्थल भी है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार में बहती है, अर्थात कहा जाता है कि नर्मदा नदी में अधिकतर संगमरमर पत्थर पाए जाते हैं तथा जहाँ यह नदी जो तीव्र ढलान में गिरती है और वहाँ धुआंधार जलप्रपात भी होता है। तो छात्रों, नर्मदा नदी की जो है सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है और इसमें से अधिकतर समकोण पर जो है मुख्य धारा से मिलती है, समकोण अर्थात 90 डिग्री पर। तो नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत से फैला हुआ है। इसके बाद है तापी नदी।
तो तापी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के जंगलों से पार करते हुए हुई है श्रृंखलाओं से। यह भी जो है नर्मदा के समांतर है और भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है और इसकी द्रोणी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की जो है लंबाई बहुत कम है और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां जो है साबरमती नदी, माही नदी, भारत पूजा तथा पेरियार नदी है और उन राज्यों के नाम से भी बताए जहां ये नदियां बहती है। इसके बाद है गोदावरी नदी द्रोणी। तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी जो है प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र नासिक जिले में जो पश्चिम घाट के ढलानों में जो बहती है, इसलिए इसको दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार लंबाई 1500 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और यह जो है बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और प्रायद्वीप नदियों में जो है इसका अपवाह जो है तंत्र सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पूर्णा नदी, वर्धा, पंतिहार, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम नदियाँ सहायक है और नदियाँ बड़ी है और ये बड़े आकार में और विस्तार के कारण इसे दक्षिण का गंगा के भी नाम से जाना जाता है छात्रों। इसके बाद है महानदी द्रोणी। महानदी का जो उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से जो हुआ है तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यह नदी जो है इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवा द्रोणी जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद है कृष्णा नदी। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी जो है लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना घाट पर मूसी तथा भीमा नदी जो इसका सहायक नदी है और इसकी जो है द्रोणी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है छात्रों। इसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के क्षेत्र में जो है दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां जो है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। और इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है, जो जैसे हो गया दामोदर नदी जो झारखंड में है, ब्रह्म नदी, वैतरणी नदी तथा स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड में है। और यह स्वर्ण रेखा नदी के में जो है स्थित जो है वह है जमशेदपुर टाटा नगर जो है, जो विशाल लोहा का कारखाना भी है। तो अपने एटलस में इसकी स्थिति को ज्ञात कीजिए। इसके बाद आते हैं भारत की झीलें। तो कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध जो है डल झील जो है नाव वाले जो है घरों तथा शिकार से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का भी आनंद आप लोग उठाए होंगे। तो छात्रों, ये दिखाया गया है कि कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झील नहीं होती तब क्या होता। और इतना ही आकर्षित करता है ये क्षेत्र, जो कि छात्रों, क्या आप जानते हैं कि कभी जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। तब पर्यटकों के आकर्षण अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। और पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। तो भारत में भी बहुत से झीलें हैं और ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलों के अस्थायी होती है तथा कुछ झीलें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो है द्रोणी वाली झीलें, जहाँ जो है बहुत ऐसी झीलें हैं जिसका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का जो निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा बना है। एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर जो है
गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करता है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कलेरू झील अंतर्देशीय भागों में जो है स्थित है। यह है लोकताल झील, दिखाया गया है चित्र में। तो छात्रों, ये देखिए कि झीलें जो है कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवणीय झील है, इसके जो है जल जो है उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी के अधिकांश झीलें जो है हिमालय क्षेत्र में है और ये मुख्यतः हिमानी द्वारा जो बनी है। दूसरे शब्दों में तब बनी जब हिमानियों का ये द्रोणी जो है गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने के पर जो है भर गई और किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टियों के हिमानी मार्ग में बन गए। और इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत जो है भारत के सबसे मीठे पानी का और एक प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी और कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी का झील है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी जो नदियों पर यह बांध बनाने के लिए भी झील का निर्माण किया गया है, जैसे गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा नागल परियोजना। तो झीलें जो है मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे मौसम में यह पानी का बहाव को भी संतुलित करने में सहायता करती है। और झीलों का प्रयोग जो है जल विद्युत उत्पादित करने के लिए भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु में भी जो सामान्यता बनाए रखती है और जलीय तंत्रिका जो है पारितंत्र में संतुलित रखती है, जिसे झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। तो छात्रों, इसके बाद आते हैं नदियों की अर्थव्यवस्था में महत्व। तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है और नदियों का जल जो है मूल प्रकृति का संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट पर जो है प्राचीन काल से जो है आदिवासियों का अपनी ओर आकर्षित किया है और ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। तो छात्रों, हम जानते हैं कि हमारे भारत देश के जो है बहुत सारे शहर जो है नदियों के किनारे बसा हुआ है, जैसे बनारसी हो गया, पटना हो गया, कलकत्ता हो गया, इसके बाद जो है आगरा हो गया। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में भी नदियों का जो महत्व बहुत अधिक है। तो छात्रों, इसके बाद आते हैं प्रदूषण, जो नदी प्रदूषण। तो मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए नदियों को जो प्रदूषित कर देता है। नदी जल की जो है घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है और इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करती है। और उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल जो लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी की तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य करना पड़ेगा। करने की योजनाएं जो है लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसे कार्य योजना के बारे में सुना है जो नदी के प्रदूषित जल से जो हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित किया जाता है? तो स्वच्छ जल का जो है मानव जीवन पर जो है इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में जो है एक वाद विवाद प्रतियोगिता भी करने का आयोजन कर सकते हैं। छात्रों, इस अध्याय के अभ्यास में जो है ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको टिक लगाना है और ये कुछ क्वेश्चन इसे संक्षेप में उत्तर देना है। लघुत्तरी क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन, और ये है लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन।
और इसके बाद जो है मानचित्र कौशल दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है, जिसको प्रोजेक्ट आपको बनाना है। छात्रों, अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। छात्रों, ये दिखाया गया है पजल जिसको आपको बनाना है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।